हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमेशा से मैं एक ही चीज़ आप लोगों से बोलती आई हूँ कि एनसीईआरटी स्किप नहीं करनी है। तो अगर हम मेंस का पेपर भी एनालाइज करें 2023 का या बाकी के 5 ईयर एनालिसिस भी लें, मैं बेसिकली 2023 वाले क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस पे आपको बताऊंगी कि कैसे डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप अपनी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी नहीं कर रहे हैं तो 3-4 लाख या 1.5 लाख आप किसी भी कोचिंग में लगा लीजिए, कोई बेनिफिशियल नहीं है। तो आज मैं आपको विद प्रूफ किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया है जीएस पेपर 1, पहले हम जीएस पेपर 1 लेके चलेंगे कि कहाँ से एनसीईआरटी की कौन सी क्लास की एनसीईआरटी से और कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है। आप वो खुद जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। डोंट बिलीव ऑन माई वर्ड्स, जस्ट यू कैन चेक ऑन दोज। आप जो भी मैं आपको डाटा दूंगी जाके अपनी बुक निकालिए एनसीईआरटी की और चेक करिए और वो क्वेश्चन मैच करिए, आपको डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चंस मिलेंगे। सो अगर आपको जानना है तो प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो। सो अगर हम अपना जीएस पेपर 1 एनसीईआरटी का लेके चले, मैंने पूरा एनालिसिस लिखा हुआ है, मैं इसकी पिक्चर भी पोस्ट कर दूंगी, लेकिन अभी मैं आपको इन डिटेल खुद बता दूँ कि कहाँ से आया। तो हम पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जो क्वेश्चन इसमें स्किप है वो आप समझ लीजिए आपके करंट अफेयर से रिलेट हो रहे थे। तो जो क्वेश्चन यहाँ मैंने डाले हैं वो आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो था, डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। तो इसमें दो बंदों के बारे में बात करी गई जो थे महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर। तो अगर आप महात्मा गांधी का पार्ट लेके चले तो उन्होंने जो एजुकेशन और नेशनलिज्म पे पॉइंट ऑफ व्यू दिया था वो आपका दिया था क्लास 8 की एनसीईआरटी चैप्टर 6 में। पूरा आर्टिकल है, आप जाके सर्च करिए वहाँ पे। और क्या कहते हैं, अगर रविंद्रनाथ टैगोर जी का हम देखें एजुकेशन और नेशनलिज्म के ऊपर, उन्होंने दिया था क्लास 11th की चैप्टर 7 में पेज नंबर 105। जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है चैप्टर 7, उसमें रविंद्रनाथ जी का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशन और नेशनलिज्म के ऊपर दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से। क्वेश्चन नंबर 3, सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये जो क्वेश्चन था, अगर आप ये क्वेश्चन आपने अपनी ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा पढ़ी होती तो पेज नंबर 76 और 77 में ये पूरा दिया हुआ है। ये आपको लग रहा है कि आपका मतलब पूरा एरिया रिलेटेड है, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन वहीं से है, कैसे आपके रेलवेज़ में जो भी चेंजेस आए या कैसे वो वर्ल्ड वाइड फेमस हुई, तो सब कुछ आप उसमें देख सकते हैं। दो क्वेश्चन ना। क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। ये आपका करंट अफेयर रिलेटेड था, जो कि मैं बता सकती हूँ कि 16 जून को अगर आपने द हिंदू पढ़ा होगा उसमें ये पूरा आर्टिकल था, तो न्यूज़पेपर से था ये। नेक्स्ट फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 वॉज, व्हाई इज वर्ल्ड टुडे कन्फ्रंटेड विद क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सेस ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो ये आपकी फ्रेश वाटर रिसोर्सेज से आया था। ये आपका क्लास 10th की एनसीईआरटी चैप्टर 3 से था। अगर आप अपनी ज्योग्राफी की क्लास 10th की एनसीईआरटी उठाएं तो ये ज्योग्राफी आपके चैप्टर 3 में से था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ आर ज्योर्ज फॉर्म, वाई डू दे कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द मोस्ट पिक्चर्स्क्यू एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। ये भी आपका ज्योग्राफी क्वेश्चन था। ये भी आपकी ज्योग्राफी एनसीईआरटी 11th फिजिकल ज्योग्राफी, जो 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें पूरा ज्योर्ज कैसे फॉर्म्ड होते हैं उसमें वो पूरा आपको दे रखा है। पूरा एक आर्टिकल मतलब पूरा एक पैराग्राफ उसी के ऊपर है, तो आप उसे देखेंगे इंपॉर्टेंट मार्क करके, तो ये पूरा उस एनसीईआरटी में दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, जो आपका सोसाइटी से रिलेटेड था कि हाउसवाइफ्स मतलब हाउसवाइफ्स बोल रही, कैसे हाउसवाइफ्स आपकी सेव कर सकती हैं ज़्यादा करंट अफेयर में, तो इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो वो आपका द हिंदू रिलेटेड था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये थे आपके 10 मार्कर्स जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से थे, तो आपके 50 मार्क्स वहाँ से सीधे सीधे आ जाते 10 मार्कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे हम जाते हैं, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन, डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन था, जो आपकी RS शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी है क्लास 7 की, उसमें ये आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। वैदिक कल्चर का जो चैप्टर है उसमें आपका पूरा दे रखा है, तो आप ये फर्स्ट क्वेश्चन आसानी से कर पाते। व्हाट वर द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, हाउ डिड
द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस द इंडियन सोसाइटी। ये आपका मिडिवल इंडिया का क्वेश्चन था हिस्ट्री से। तो सतीश चंद्रा की जो ओल्ड एनसीईआरटी है चैप्टर 8 में ये आपका दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली ये आंसर सॉल्व आउट कर पाते हैं अगर आपने एनसीईआरटीज पढ़ी होती तो। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13, 11, 12 एंड नाउ 13। हाउ डिड द कॉलोनियल रूल इफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया एंड व्हाट वाज द ट्राइबल रिस्पॉन्स टू द कॉलोनियल ऑपरेशन। ये आपका क्लास 8 की एनसीईआरटी से था। जो छोटी क्लासेस की है वो सारी आपको न्यू एनसीईआरटीज पढ़नी है। चैप्टर 4 से, चैप्टर 4 में ये पूरा दिया हुआ था। अगर आपने वो पढ़ी होती तो आपको ये पूरा अच्छे से आता है। कमेंट ऑन द रिसोर्सेज पोटेंशियल्स ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन इन इंडिया एंड हाईलाइट द स्टेटस ऑफ नेचुरल हैजार्ड प्रिपेयर्ड इन द क्लास एरियाज। ये आपका करंट अफेयर से था जो आपका लगातार आया था फेब में 12, 13, 14 आपका लगातार ये न्यूज़ में था। जो न्यूज़ रिपीट होती है, मैंने आपको हिंदू एनालिसिस में भी बताया था कि आप अगर अपने वो पढ़ेंगे एडिटोरियल वगैरह, वही आपके इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर से, क्योंकि जो चीज़ न्यूज़ रिपीट होती है वो वहाँ आएगी। ये जो आपका था ये आपका रेगुलर आया था फेब 2023 के आर्टिकल में, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। देन बीचेस इन विशाखापट्टनम आर नाउ हेडिंग टूवर्ड्स अ डिज़ास्टर से एक्सपर्ट्स। ये आपका डिज़ास्टर से रिलेटेड था क्वेश्चन, तो ये आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट की पढ़ते, ये आपका हिस्ट्री में भी आपको मिल जाता, ये आप क्वेश्चन वहाँ से कर लेते। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 और 19, जो मैरिज एज अ सेक्रेमेंट लूजिंग वैल्यू इन इंडिया, ये क्वेश्चन भी आपका सोसाइटी से था। सोसाइटी की क्लास 11th की एनसीईआरटी में आपको ये कंप्लीट दे रखा है कि मैरिजेस क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसी टाइप की मैरिजेस होती है और वो कैसे आज अपने लिव इन रिलेशन वगैरह की वजह से लूज़ करती जा रही है सेक्रेमेंट, तो आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका था व्हाई इज़ कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक। ठीक है, फ्लूइड एंड स्टैटिक ये आपका सोसाइटी था, क्लास 12 की सोसाइटी से था। ये दो क्वेश्चन आपके सोसाइटी पार्ट से थे जो क्लास 12 के थे, तो क्या कहते हैं आप ये आसानी से सॉल्व कर पाते। तो आपने देखा जीएस पेपर 1 का 80% पेपर आपके एनसीईआरटी से 6 to 8 की एनसीईआरटी, बल्कि आप 8 to 12 पढ़ लीजिए, दे आर मच सफिशिएंट। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे एनसीईआरटी तो आपको मेंस भी देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से थे। तो कोचिंग्स में पैसा लगाने से पहले आप ये कर लीजिए। मैं आपको बताती हूँ कितने मार्क्स का पेपर आपका एनसीईआरटी से था। आपके 6-10 मार्कर थे जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए थे, जो 10 into 6 आपका 60 हो जाता है। देन आपके 15 मार्कर जो थे, आपके 5 क्वेश्चन 15 मार्कर डायरेक्ट एनसीईआरटी से थे। तो अगर आप उनको ले तो 75 मार्क्स के आपके 15 मार्कर एनसीईआरटी से, 75 + 60 आपका 135 बनता है। तो 250 मार्क्स के पेपर में से 135 मार्क्स का पेपर आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से था। तो यू कैन नॉट स्किप योर एनसीईआरटी, क्योंकि अगर 135 250 में से आता है तो आप कैसे स्किप कर सकते हैं। स्किप करना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो फोकस ऑन योर एनसीईआरटी।